Hey, what's up everybody? My name is Shubham Panchal and I am a 3D artist, animator and a VFX artist and welcome back to my CGFX tutorial YouTube channel. सो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सिनेमा 4D के अंदर एक रियलिस्टिक डेजर्ट लैंडस्केप क्रिएट करना सीखेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल प्लगइन एंड रेंडरर, क्योंकि इस डेजर्ट लैंडस्केप को हम केवल बेसिक प्लान ऑब्जेक्ट पर कुछ डिस्प्लेसर को अप्लाई करके बनाने वाले हैं और इसके अलावा हम स्फेरिकल फील्ड का उपयोग करेंगे इसकी हिल्स और वैली क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा सैंड मटेरियल को क्रिएट करने के लिए हम सिनेमा 4D के बेसिक मटेरियल एडिटर और बेसिक शेडर्स का यूज करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं सिनेमा 4D के अंदर और यहाँ पर रियलिस्टिक डेजर्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें व्यू पोर्ट पर लेना होगा एक प्लान और यह हमें सिनेमा 4D के प्रिमिटिव सेक्शन में जाकर सिलेक्ट करना होगा। और हाँ, इसके लिए हमें लैंडस्केप नहीं लेना है, क्योंकि हम चाहे तो डेजर्ट क्रिएट करने के लिए लैंडस्केप का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इसमें कुछ लिमिटेशंस होने के कारण इसकी जगह हम प्लान को सिलेक्ट करेंगे। और इसे लेने के बाद हम एट्रीब्यूट मैनेजर में जाकर इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ाएंगे। तो हम इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में विड्थ को बढ़ाकर करेंगे 8000 और इसकी हाइट को भी हम चेंज करके कर देंगे 8000। नाउ अब इसकी विड्थ और हाइट बढ़ चुकी है, तो अब हम सबसे पहले डिस्प्ले में जाकर ग्राउंड शेडिंग लाइंस मोड को ऑन करेंगे, क्योंकि अब हम इसके सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सेगमेंट्स काफ़ी कम है, तो इसलिए हम इनको बढ़ाएंगे। ओके, तो विड्थ सेगमेंट को बढ़ाकर हम कर देंगे 1000 और हाइट सेगमेंट को भी हम बढ़ाकर कर देंगे 1000। नाउ अब अगर हम व्यू पोर्ट पर देखें तो हमारा प्लान पूरा ब्लैक हो चुका है। तो अब हम वापस डिस्प्ले में जाकर ग्राउंड शेडिंग को ऑन करेंगे। अब हम इस प्लेन को सिलेक्ट करके डिफॉर्मर सेक्शन में जाकर शिफ्ट की को होल्ड करके डिस्प्लेसर पर क्लिक करेंगे, ताकि डिस्प्लेसर ऑटोमेटिकली प्लान ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बन जाए। अब इस डिस्प्लेसर पर क्लिक करके हम इसके एट्रीब्यूट मैनेजर में शेडिंग मेनू में जाएंगे और यहाँ शेडर में जाकर हम नॉइज शेडर को सिलेक्ट करेंगे। और अब इस नॉइज शेडर को ओपन करके हम इस नॉइज ऑप्शन में नॉइज की जगह डिस्प्लेस्ड वोरोनॉय को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम इसकी ग्लोबल स्केल को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इस शेडर की ग्लोबल स्केल कम होने के कारण यह व्यू पोर्ट पर अजीब दिख रहा है। तो इसीलिए हम इसकी ग्लोबल स्केल को बढ़ाकर 150,000% कर देंगे। ओके, अब हमारा प्लेन लुकिंग वाइज पहले से बेटर है। ओके, अब हम इस डिस्प्लेसर पर एक बार और क्लिक करके इसके ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हम इसकी हाइट को बढ़ाकर 200 सेंटीमीटर कर देंगे। ओके, अभी आपको बिल्कुल भी डेजर्ट जैसा नहीं लग रहा होगा। इसे हम डेजर्ट जैसा लुक देने के लिए वापस शेडिंग मेनू में जाएंगे और इस बार हम शेडर पर क्लिक करके इसके ऑक्टेव्स को रिड्यूस करेंगे। अगर हम इसे 0 कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब इस प्लान ऑब्जेक्ट का लुक वोरोनॉय फ्रैक्चर जैसा हो गया है और ये बिल्कुल भी डेजर्ट जैसा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम इसके ऑक्टेव को 0 से इंक्रीज करके 1.5 पर सेट करेंगे। ओके, तो अब आप देखिए इस प्लेन ऑब्जेक्ट में डेजर्ट की डिटेल ऐड हो गई है। इसीलिए अब हम इस डिस्प्लेसर की प्रॉपर्टीज में और कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस अब हम इस डिस्प्लेसर का नाम चेंज करके डिस्प्लेसर डून्स कर देंगे। अब इसके बाद हम एक डिस्प्लेसर और लेंगे और इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस प्लेन ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बना देंगे। और फिर इस डिस्प्लेसर के एट्रीब्यूट में शेडिंग मेनू में जाकर शेडर में नॉइज को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम नॉइज को ओपन करके नॉइज ऑप्शन में स्टूपल को लेंगे। और इसे लेने के बाद इसका भी हम ग्लोबल स्केल कम कर देंगे और इसे करेंगे हम 5555% और इसके ऑक्टेव्स को हम 5 ही रहने देंगे एंड इसके रिलेटिव स्केल को हम चेंज करके 35%, 100% एंड 100% कर देंगे। अब हम डिस्प्लेसर पर फिर से क्लिक करेंगे और इस बार हम ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और इसकी हाइट को हम चेंज करके 4 सेंटीमीटर कर देंगे।
अब अगर हम व्यू पोर्ट पर इस प्लेन ऑब्जेक्ट को देखें तो इसमें बिल्कुल हल्की सी डेजर्ट की डिटेल्स ऐड हो चुकी है। तो अब हम इस डिस्प्लेसर का नाम चेंज करके डिस्प्लेसर डिटेल्स कर देंगे। अब इसके बाद हम एक डिस्प्लेसर और लेंगे और इसकी हेल्प से हम हिल्स को क्रिएट करेंगे। इसीलिए इसको भी हम प्लेन ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बनाएंगे, पर इसको हम बाकी डिस्प्लेसर चाइल्ड से ऊपर रखेंगे। ओके, तो हम इस डिस्प्लेसर को सिलेक्ट करके इसके शेडिंग मेनू में जाएंगे और इस बार हम शेडर में जाकर कलर शेडर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और इसकी हाइट को हम बढ़ाकर कर देंगे 1500 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ही 1500 सेंटीमीटर की हाइट पर मूव हो चुका है, पर यहाँ पर हमें केवल हिल्स को हाइट देना है। इसीलिए हम इस डिस्प्लेसर के फॉल ऑफ मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हम स्पेरिकल फील्ड को लेंगे। नाउ अब जिस एरिया पर स्पेरिकल फील्ड अप्लाई है केवल वही पार्ट 1500 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ है। तो अब हम इसकी हाइट को थोड़ा कम करने के लिए इसकी ओपासिटी को 45% कर देंगे। नाउ अभी भी इसका शेप हिल जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर डेजर्ट हिल जैसा शेप देने के लिए स्पेरिकल फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे हम रैंपिंग में जाएंगे और यहाँ हम इसकी इनर ऑफसेट को 50% से डिक्रीज करके 0% कर देंगे। उसके बाद हम काउंटर में जाएंगे और यहाँ हम काउंटर मोड को नॉन से कर्व पर कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे इसमें कर्वी सा शेप आ जाएगा। इसके बाद हम इस स्पेरिकल फील्ड के एरिया को इंक्रीज करेंगे और इसे प्रॉपर डेजर्ट हिल का लुक देंगे। और इसके बाद हम इसे अपने अकॉर्डिंग प्लान पर सेट कर देंगे। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा आगे आ चुका है, तो मैं इसे अंडू करके फिर से वहीं पर सेट कर रहा हूँ। अब हम इस स्पेरिकल फील्ड को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इसको भी हम डिस्प्लेसर का चाइल्ड बना देंगे। इसके बाद हम डिस्प्लेसर पर क्लिक करके और इस कॉपी स्पेरिकल फील्ड को भी हम फॉल ऑफ मेनू में रखेंगे और इस वाले स्पेरिकल फील्ड के ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसे हम नॉर्मल से मिक्स कर देंगे और इसकी ओपासिटी को भी हम 45 to 50% पर सेट करेंगे। अभी मैं इसे 50% पर सेट कर रहा हूं। और इसे भी हम यहां से मूव करके अपने अनुसार प्लेन पर सेट करेंगे। इस स्पेरिकल फील्ड के एरिया को भी हम इंक्रीज करेंगे। आपको सभी स्पेरिकल फील्ड के एरिया को अपने अनुसार ही इंक्रीज करना है और आपको ये स्पेरिकल फील्ड्स प्लान ऑब्जेक्ट पर जहाँ पर अच्छे लगे वहाँ पर ही सेट करना है। मैंने यहाँ पर 2 हिल्स को क्रिएट करके सीन में ऐड किया है। आप चाहे तो और भी स्पेरिकल फील्ड का यूज़ करके और भी हिल्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब हम इस स्पेरिकल फील्ड की एक और कॉपी बनाएंगे और इसे भी हम इस डिस्प्लेसर का चाइल्ड बना देंगे और अब की बार हम इस स्पेरिकल फील्ड से हिल्स को नहीं बल्कि वैली को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम इस स्पेरिकल फील्ड को भी डिस्प्लेसर के फॉल ऑफ में पेस्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इसकी ओपासिटी को कम करके 30% कर देंगे। इसके बाद हम इन सभी स्पेरिकल फील्ड को फॉल ऑफ में सिलेक्ट करके अनक्लैंप कर देंगे ताकि ये सभी स्पेरिकल फील्ड एक दूसरे से अलग हो जाए व इनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद हम इस स्पेरिकल फील्ड को भी अपने अनुसार मूव करेंगे और अपने अनुसार ही हम इसका एरिया भी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। नाउ अब हम एक डिस्प्लेसर और लेंगे
और इस डिस्प्लेसर को भी हम प्लेन ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बनाएंगे। इसके बाद हम इस डिस्प्लेसर पर क्लिक करके इसके एट्रीब्यूट में शेडिंग मेनू में जाएंगे और इस बार हम शेडर में जाकर फिर से नॉइज शेडर को सिलेक्ट करेंगे और नॉइज को ओपन करके नॉइज ऑप्शन में जाकर इसे हम कर देंगे वोरोनोई 1 और इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी ग्लोबल स्केल को 2000 पर सेट कर देंगे। और फिर इसके ऑब्जेक्ट मेनू में जाकर हम इसकी हाइट चेंज करके 5 सेंटीमीटर कर देंगे। और इसका भी नाम चेंज करके हम कर देंगे वोरोनोई 1। इसके बाद हम एक और डिस्प्लेसर लेंगे और इसे भी हम प्लेन ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बना देंगे। और इसकी शेडिंग मेनू में जाकर हम शेडर में जाकर नॉइज शेडर को सिलेक्ट करेंगे और नॉइज शेडर को ओपन करके नॉइज ऑप्शन में जाएंगे और अब की बार हम यहाँ पर वेवी टर्बुलेंस को सिलेक्ट करेंगे। और इसकी ग्लोबल स्केल को चेंज करके हम 500% कर देंगे और इस बार हम इसके ऑक्टेव्स को भी चेंज करेंगे और ऑक्टेव्स को चेंज करके हम 0.5 पर सेट कर देंगे। अब हम इसके ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हम इसकी हाइट को कर देंगे 2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये सब होने के बाद हम इस प्लेन का भी नाम चेंज कर देंगे और इसका नाम चेंज करके हम ड्यून्स कर देंगे। अब मैं इस पूरे ग्रुप को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसमें कोई और चेंजेस नहीं करना है। और अब हम सबसे पहले एक फिजिकल स्काई लेंगे और फिजिकल स्काई के बेसिक में जाकर हम सन और स्काई के साथ सन बीम्स को भी अनेबल करेंगे। अब हम इसकी सन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर हम कस्टम कलर को अनेबल करेंगे और इसका कलर हम प्योर वाइट कर देंगे और इसके शेडो को हम एरिया ही रहने देंगे और डेंसिटी को हम कम करके 20% कर देंगे। और अब मैं इस फिजिकल स्काई के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स का एक प्रीसेट पहले से बना रखा है, तो मैं यहाँ पर वही कोऑर्डिनेट्स डालकर सेट कर रहा हूँ। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स अपने और अपने सीन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ओके, तो मैं RH में कर रहा हूँ -500, RP में -70 और RB में -170 पर सेट कर रहा हूँ। ओके, अब हम एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे और मटेरियल पर डबल क्लिक करके मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को ऑफ करेंगे और फिर कलर चैनल में जाकर टेक्सचर में हम नॉइज को सिलेक्ट करेंगे और नॉइज को ओपन करके कलर 1 को हम H30, S75% और V 100% पर सेट करेंगे। इसके बाद कलर 2 को चेंज करके हम H30, S50% और V 50% पर सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसकी ग्लोबल स्केल को चेंज करके 10% पर सेट कर देंगे। ओके, तो ये अब हमारा सेट मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम मटेरियल एडिटर को क्लोज करके इस मटेरियल को डून्स पर अप्लाई कर देंगे।
ओके, अब हम इस सीन में एक कैमरा ऐड करेंगे। इसके लिए हम व्यू पोर्ट के ऊपर बने कैमरा सेक्शन से एक कैमरा लेंगे और कैमरा व्यू को अनेबल करके हम रेंडर मेनू में जाकर एक बार क्विक रेंडर व्यू लेकर देखेंगे। ओके ग्रेट, इस शेड मटेरियल से इसमें डेजर्ट वाला लुक आ गया है और मटेरियल में हमने नॉइज शेडर का यूज़ किया है, जिससे हम इसमें एक सैंड वाला इफेक्ट भी देख सकते हैं। बट अभी ये डेजर्ट इन्वायरमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इन्वायरमेंट सेक्शन में जाकर फिजिकल स्काई के अलावा एक नॉर्मल स्काई भी लेंगे और इसको लेने के बाद हम एक न्यू मटेरियल और क्रिएट करेंगे और इसके मटेरियल एडिटर में जाकर सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को ऑफ करेंगे और फिर कलर चैनल में टेक्सचर में जाकर लोड इमेज में जाकर हम इस इन्वायरमेंट और डेजर्ट से मैच करता हुआ एक स्काई का इमेज या टेक्सचर लेंगे और फिर इसके बाद आपको मटेरियल एडिटर क्लोज करके इस स्काई मटेरियल को नॉर्मल स्काई पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास स्काई का इमेज नहीं है तो ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद मैं इस स्काई पर क्लिक करके इसके कोऑर्डिनेट्स को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ। इसका भी मैंने एक प्रीसेट बना रखा है, तो वही कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर डालकर अप्लाई कर रहा हूँ। पर आपको यह आपके और आपके सीन के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने कर रखा है RH 90, RP 49 और RB -2 या -3। ओके, इसके बाद हम एक बार और क्विक रेंडर व्यू लेकर देखते हैं। ओके परफेक्ट। नाउ अब हम कैमरा व्यू से बाहर आकर क्रिएट मेनू पर क्लिक करके लाइट में जाकर एक नॉर्मल लाइट को लेंगे और इसे हम व्यू पोर्ट पर अच्छे से सेट करेंगे। और कैमरा व्यू को अनेबल करके हम लाइट को डेजर्ट डून के बैक साइड में अच्छे से सेट करेंगे। और हाँ, हमें इस लाइट को डून्स के पीछे हाइड नहीं करना है, इसे व्यू पोर्ट पर ऐसे सेट करना है कि ये डून्स के बैक में हो पर अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि अब हम इसका यूज़ करके एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम इस लाइट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और शेडो मेनू में जाकर हम शेडो को एरिया कर देंगे और इसकी डेंसिटी को हम 50% पर सेट कर देंगे। इसके बाद हम लेंस मेनू में जाएंगे और यहाँ पर ग्लो ऑप्शन में हम सन 1 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी लाइट के आसपास सनरेज जनरेट होगी, जिससे हमारी ये लाइट सन जैसी दिखेगी। अब हम इसकी ब्राइटनेस को कम करके 50% कर देंगे। इसके बाद हम रिफ्लेक्सेस में जाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे स्टार 3 और इसकी ब्राइटनेस को हम 100% ही रहने देंगे। ओके, अब हम एक बार और इसका क्विक रेंडर व्यू लेकर देखते हैं। ओके, मैं इसको इस जगह पर सेट करके यहाँ पर एक न्यू कैमरा ऐड कर रहा हूँ और अब हम इस ओल्ड वाले कैमरे को भी डिलीट कर देंगे। और इसके बाद न्यू कैमरा के कैमरा व्यू को अनेबल करके लाइट को मैं थोड़ा इस न्यू कैमरे के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। और हाँ, ये लाइट सेट करने का और सीन में ठीक से कैमरा सेट करने का सभी वर्क आपको अपने अनुसार करना है। जब ये सारा सेटअप हो जाए तो फिर से हमें कैमरा व्यू को ऑन करना है और रेंडर मेनू में जाकर रेंडर व्यू पर क्लिक करके इसे क्विक रेंडर व्यू में देखना है। ग्रेट, अब इसका काफी अच्छा लुक आ रहा है। तो अब हम सीधे रेंडर सेटिंग में जाएंगे और रेंडर सेटिंग को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम रेंडरर को तो स्टैंडर्ड ही रखेंगे, अगर आपको फिजिकल करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद लेंस इफेक्ट को अनेबल करना है, ना मिले तो इफेक्ट में जाकर लेंस इफेक्ट को ढूंढकर उसे अनेबल करें। इसके अलावा हम एम्बिएंट ऑक्लूशन को भी ऑन करेंगे। इसके बाद हम आउटपुट में जाकर अपने अनुसार प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे और फ्रेम रेंज में मैं करंट फ्रेम को ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे केवल एक ही फ्रेम को रेंडर करना है। अगर आपने कोई एनिमेशन डाला है तो आपको यहाँ पर ऑल फ्रेम सिलेक्ट करना है। अब मैं सेव में जाकर TIF को चेंज करके JPG को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बस अब इसके बाद हम रेंडर सेटिंग को क्लोज करेंगे और रेंडर मेनू में जाकर रेंडर टू पिक्चर व्यू में इसे रेंडर करेंगे।
ओके, तो ये रेंडर हो गया है। अब इसे आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कलर करेक्शन या कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करके फिल्टर में जाए और अनेबल फिल्टर पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एक्सपोजर और इसके कलर चैनल्स को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस, इसका कंट्रास्ट, इसका एक्सपोजर आदि। पर अभी मैं इसका सैचुरेशन 100% कर रहा हूँ, जिससे इसका लुक और अच्छा हो गया है। अब बस हम इसे सेव करेंगे। इसके लिए हम इस सेव के लोगो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर हमने फिल्टर को यूज़ किया है तो हमें यहाँ पर भी यूज़ फिल्टर को चेक करना है। इसके बाद सीधे ओके पर क्लिक करके फाइल को सेव करना है। बस अब हम इसका फाइनल आउटपुट एक बार फुल स्क्रीन पर देखते हैं। ओके, परफेक्ट। तो फ्रेंड, इस तरह आप सिनेमा 4D के अंदर बिना किसी एक्सटर्नल प्लगइन और रेंडरर का यूज किए एक रियलिस्टिक लुकिंग डेजर्ट और सैंड ड्यून्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये डेजर्ट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, तो आप ईमेल के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप कि ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल का दी एंड करते हैं और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में बनी बेल आइकन पर भी प्रेस करना है, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो अगली वीडियो अपलोड होने तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, अभी दबाओ।